कलेक्टर साहब की एक डिस्ट्रिक्ट में नई नई पोस्टिंग होती है और उसके बाद वह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर एक जगह के लिए निकल जाते हैं। साथ में उनका एक दोस्त था और रास्ते में वो गाड़ी रुकवाकर एक पेड़ से एक छोटी सी लकड़ी तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद वह दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें जाना था। दरअसल एक घर था जिस घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 90 साल होती है वह उस घर के अंदर रहा करती है, लेकिन उसके जो बेटा बहू हैं वो उसे एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा करते हैं और ना ही कभी उससे सीधे मुंह बात किया करते हैं। वह बेचारी काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन जैसे ही आज कलेक्टर साहब यहां पर आते हैं तो कलेक्टर साहब घर में घुसने के बाद उस बुजुर्ग महिला के हाथ में उस पेड़ से तोड़ी गई लकड़ी को दे देते हैं और अपना हाथ आगे की तरफ कर देते हैं। अब इस बात को देखकर वह बुजुर्ग महिला भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके जो बेटा बहू होते हैं वह इतने बड़े अधिकारी को देखकर वह भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। कौन थे कलेक्टर साहब और कौन थी ये बुजुर्ग महिला जिसके लिए वो पेड़ से लकड़ी तोड़कर लाए थे और उसे उसके हाथ में रखकर अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक शहर के अंदर एक अरुण नाम का व्यक्ति रहा करता है। अरुण जिसके घर में उसकी पत्नी है, एक उसकी बूढ़ी माँ है और उसके घर में 2 बच्चे हैं। अरुण छोटा मोटा बिजनेस किया करता है और उस बिजनेस के सहारे वह लोग इस शहर में आकर बसे हैं। पहले वो गांव में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही बेटे का बिजनेस चल जाता है तो उसके बाद वो अपने परिवार के साथ यहां पर आकर बस जाता है। उसकी जो माँ होती है उसका नाम कविता होता है और जो कविता देवी होती है वह अब काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है, तो इसी कारण से उनके बेटा बहू उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते हैं और उसे केवल घर का बोझ समझा करते हैं। यहां तक कि जब भी कविता देवी किसी भी काम के लिए अपने बेटे से कहा करती तो वह टाल मटोल कर दिया करता और जो उसके बच्चे होते हैं यानी कि जो उसके बेटे के बच्चे होते हैं वह भी अपनी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा माँ बाप किया करते हैं तो वैसे ही बच्चे सीखा करते हैं, क्योंकि बच्चे एक आईने की तरह होते हैं। जैसा हम आईने में अपने आप को दिखाएंगे तो वैसा ही हमें दिखाई देगा। तो इसी तरह से बच्चे हुआ करते हैं, घर के अंदर जैसे बड़े किया करते हैं तो उसी चीज की नकल बच्चे भी किया करते हैं। तो यहां पर जब माता पिता माँ की अच्छी तरह से देखरेख नहीं करते हैं तो बच्चे भी उनसे उल्टे मुंह बात किया करते हैं और बार बार छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें सुना दिया करते हैं। यहां पर सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जो कविता देवी होती है वो अपने पुराने दिनों को याद किया करती है और फूट फूट कर रोने लगा करती है। वह सोचा करती है कि मेरा पति तो भाग्यशाली निकला कि जो पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वरना मेरी तरह उसकी भी जिंदगी इसी तरह से बर्बाद रहती। लेकिन फिर भी वो कर भी क्या सकती थी, वहीं पर रहती है और धीरे धीरे अपना समय व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन अचानक से उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शहर आया करता है, वहां पर एक नए कलेक्टर साहब की पोस्टिंग होती है, जिस कलेक्टर साहब का नाम होता है संदीप, जो कि बड़ा ही ईमानदार और मेहनती आदमी है और वह हर काम को बड़ी शिद्दत से किया करता है। फिलहाल वह कलेक्टर की पोस्ट पर है तो अपने कार्यों को मेहनत और ईमानदारी से किया करता है। जैसे वो यहां पर आता है तो उसे याद होता है कि यहां पर उसी शहर के अंदर उसका एक दोस्त भी रहा करता है, क्योंकि यहां पर उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, तो वह यहीं पर आकर बसा हुआ है। और जैसे ही उसकी पोस्टिंग यहां पर होती है तो उसके बाद वह सीधा अपने दोस्त के पास फोन मिला देता है और उसे बताने लगता है कि यार जहां पर तू रहा करता है वहीं पर मेरी पोस्टिंग है, तो तू किसी दिन आ जा मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि तुझसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। इसके बाद यहां पर कलेक्टर साहब को और उसके दोस्त का फोन तो कट जाता है, लेकिन दूसरे दिन जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम हरि सिंह होता है वह उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। और जैसे ही कलेक्टर साहब अपने पुराने बचपन के दोस्त को देखता है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा हुआ था, तो उसे देखकर एकदम से बड़ा ही खुश होता है। और जैसे ही उसका दोस्त ऑफिस के अंदर आता है तो एकदम से खड़ा होकर बाहें फैलाकर उसको अपने गले से लगा लेता है। दोस्त भी यह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये इतना बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन इसके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है और वह भी उसको गले लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वह एक सरकारी महकमे में मामूली सा चपरासी है और यहां पर यह डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है और वह जब भी उसे अपने गले से लगा रहा है। इसके बाद दोनों दोस्त बैठकर बातें करते हैं। कलेक्टर साहब उसके लिए चाय नाश्ता मंगाते हैं और यहां पर बैठकर अच्छी तरह से जो हरि सिंह होता है वह उसके चाय नाश्ते को लेता है। अब बैठे बैठे स्कूल की कुछ बातें चल रही थी और उन्हीं बातों के दौरान उनकी एक टीचर का नाम आता है, जिस टीचर को अनुशासन के लिए माना जाता था और वह किसी भी बच्चे को अनुशासन तोड़ने की वजह से बहुत कड़ी सजा दिया करती थी और पिटाई भी लगाया करती थी। अब इस बात को सुनने के बाद जो कलेक्टर साहब का दोस्त होता है वह उस टीचर को याद करने लगता है और याद करने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो टीचर तो इसी शहर के अंदर रहा करती हैं, क्योंकि एक दिन किसी सरकारी काम को लेकर वह उसके पास आई थी और यहां पर जो कलेक्टर साहब होते हैं वह उन्हें बता देता है कि वो टीचर तो हमारी यहीं पर रहा करती हैं। तो इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर वो यहां पर रहा करती है तो क्यों ना हम उनसे मिलने के लिए चलें, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं और उनकी
की छवि आज तक भी मेरे दिमाग में घूमा करती है, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के दौरान इन बच्चों ने जो इस स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे कभी ट्रेन का भी सफर नहीं किया था। और यहाँ पर जो टीचर मैडम होती हैं उन्होंने अपने पास से पैसा खर्च करके इन्हें हवाई जहाज की सफर कराया था। और इसी बात की वजह से सभी बच्चे टीचर को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते थे और वो उनकी फेवरेट टीचर बन गई थी। पहले पहले तो वो उनके लिए खड़ूस थी, लेकिन जब उन्होंने अपने पैसों से गरीब बच्चों को फ्लाइट का सफर करवाया था तो उसके बाद सभी बच्चे उसे पसंद करने लगे थे और इसी वजह से वह उसे याद करके अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। अब यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं वो अपने दोस्त से पूछने लगते हैं कि अगर तुझे उसका घर पता है तो चलो हम वहां पर चलते हैं और मेरा उनसे मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो यहाँ पर जो उनका दोस्त होता है वह भी इस बात के लिए हामी भरता है और कहता है कि हाँ हाँ मुझे घर के बारे में पता है, क्योंकि जब वो मेरे यहाँ पर आई थी तो उसके बाद मैंने उनके घर के बारे में पूछा था और वहां पर उनके पास मिलने के लिए भी गया था। तो इसके बाद कलेक्टर साहब उससे चलने के लिए कहते हैं और वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी तैयार करते हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी बैठती है और साथ में जो ड्राइवर होता है वह गाड़ी चलाने के लिए बैठता है। यहाँ पर जो इनका दोस्त है यह भी उनके साथ बैठता है और दोनों के दोनों वहां से उस घर की तरफ चलने लगते हैं जिस घर के अंदर उनकी मैडम रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे रास्ते में वो लोग जाते हैं तो कलेक्टर साहब अचानक से एक जगह गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी रुकवाने के बाद गाड़ी से उतरकर एक पेड़ की तरफ चले जाते हैं। अब हरि सिंह पूछने लगता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहने लगता है कि वो हमारी टीचर हैं तो उन्हें टीचर होने का आभास तो होना ही चाहिए और उनके लिए मैं लकड़ी तोड़ रहा हूं, क्योंकि बचपन में वो इसी तरह से हमें पनिशमेंट दिया करती थी। अब इस बात को सुनकर जो हरि सिंह होता है उसकी भावनाओं की कदर करता है और खुद जाकर एक पेड़ से लकड़ी तोड़ लेता है और उसे लाकर कलेक्टर साहब को दे देता है। अब कलेक्टर साहब और हरि सिंह दोबारा से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और बचपन की कुछ खट्टी मीठी बातों को याद करते हुए धीरे धीरे वो लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं जिस घर के अंदर उनके बचपन की टीचर रहा करती थी। यहाँ पर जैसे वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उसके बाद उस घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर कलेक्टर साहब साथ में उनकी सिक्योरिटी और ड्राइवर और साथ में हरि सिंह भी आता है तो यहाँ पर घर के अंदर जो उनकी टीचर के बेटा बहू होते हैं अरुण और नेहा, वो दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब कलेक्टर साहब की गाड़ी आई थी तो यहाँ पर जो अरुण होता है वो बालकनी से बाहर की तरफ देख रहा था और जब कलेक्टर साहब उतरकर उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अरुण फौरन से नीचे आता है और नीचे आने के बाद कलेक्टर साहब से पूछने लगता है कि हाँ साहब बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हो और क्या काम है आपको यहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं अरुण की माँ जिनका नाम कविता होता है उनका नाम लेते हैं और पूछने लगते हैं कि कविता देवी कहाँ पर हैं। अब इस बात को सुनकर जो अरुण होता है वो थोड़ा सा सकपका जाता है और कहने लगता है कि माँ तो अपने कमरे में बैठी हुई हैं। तो इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वो उस कमरे के बारे में पूछते हैं तो अरुण उनके कमरे की तरफ इशारा कर देता है। अब जब कलेक्टर साहब कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर दोनों बेटा बहू की सांसें थम सी जाती हैं। वह सोचने लगते हैं कि कहीं हम जो कुछ भी माँ के साथ किया करते हैं उसके बारे में इन्होंने कहीं शिकायत तो नहीं कर दी और उसी वजह से इतने बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि साथ में पुलिस भी थी। वो लोग दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। इतनी देर में कलेक्टर साहब अपने दोस्त के साथ और अपनी सिक्योरिटी और अपने ड्राइवर के साथ सीधा उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं जहां पर कविता देवी एक बिस्तर में बैठी हुई थी और वह काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रही थी। अब जैसे ही कविता देवी कलेक्टर साहब को देखती है तो देखते ही एकदम से हैरान हो जाती है। लेकिन जो कलेक्टर साहब होते हैं उस छड़ी को, जो छड़ी वो पेड़ से तोड़कर लाए थे, उस छड़ी को आगे बढ़ाते हैं और कविता देवी की तरफ करते हुए कहने लगते हैं कि ये लो मैडम इस छड़ी को पकड़ो। तो इसके बाद जो कविता देवी होती हैं उस छड़ी को तो पकड़ लेती हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है और इतनी देर में जो कलेक्टर साहब होते हैं अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और कहने लगते हैं कि मैडम ये लो मेरा हाथ और आप मुझे पनिशमेंट दे सकती हो कि मैं आपसे इतने दिनों बाद मिलने के लिए आया हूं। अब यहाँ पर जो कविता देवी होती हैं वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली हैं और उनकी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और किस वजह से इस छड़ी को मुझे देकर अपना हाथ आगे कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं वह मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैडम मैं आपकी क्लास का वही नालायक बच्चा हूं जो बार बार इधर उधर ध्यान दिया करता था और उसको आप पनिशमेंट भी दिया करती थी। मेरा नाम संदीप है और मैं फिलहाल एक कलेक्टर बन चुका हूं। अब इस बात को सुनते ही जो कविता मैडम होती है वह एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा क्या सच में ही तू कलेक्टर बन गया? तो वह कहता है कि हाँ मैडम मैं सच में ही कलेक्टर बन गया और मेरी अभी अभी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग हुई है। ये हरि सिंह है, आपको पता होगा पिछली बेंच पर हम दोनों एक साथ बैठा करते थे और आपने हमें हवाई जहाज की यात्रा कराई थी। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे पता था कि हरि सिंह यहीं पर रहा करता है क्योंकि वह चपरासी की नौकरी किया करता है, तो इसी वजह से मैंने हरि सिंह से कांटेक्ट किया और जब इसने मुझे बताया कि आप भी यहीं पर रहा करती हो अपने बेटे के साथ तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। अब यहाँ पर जो मैडम होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हाथ में छड़ी थी। कलेक्टर साहब दोबारा से अपना हाथ आगे करते हैं और कहते हैं कि मैडम मुझे सजा दो क्योंकि मैं आपसे काफी दिनों बाद मिलने के लिए आ रहा हूं। अब जो कविता मैडम होती हैं वो कलेक्टर साहब की तरफ देखती हैं और उस छड़ी को साइड में घेरकर एकदम से फूट फूट कर रोने लगती हैं।
अब कलेक्टर साहब जब कविता मैडम को इस तरह से रोते हुए देखते हैं तो बड़े ही हैरान होते हैं, क्योंकि ये आंसू वो आंसू नहीं थे जो मिलने की खुशी में आते। ये आंसू तो कुछ और दर्द बयां कर रहे थे। और इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं एकदम से मैडम के आंखों के आंसू पहुंचते हैं और पूछने लगते हैं कि मैडम क्या हुआ, आप इस तरह से उदास क्यों हो। इसके बाद जो यहां पर कविता मैडम होती है वो पहले तो उनसे मना करती है, लेकिन जब यहां पर कलेक्टर साहब उनका हाथ अपने सर पर रखते हैं और कहने लगते हैं कि आपको मैडम मेरी कसम है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं यहां का कलेक्टर हूं और मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। तो इसके बाद जो मैडम होती है वो बताने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अपने घर की पूरी व्यथा बता देती है। कहती है कि बेटा अब क्या करूं, बुढ़ापा है और बुढ़ापा सच में ही कड़वा फल हुआ करता है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे के लिए पैसा कमाया और उसको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो पढ़ लिख कर अच्छे से काम कर सके, और जब वह अच्छे से काम करने लगा तो उसके बाद उसने मेरी पूरी तरह से कदर खो दी है और वह बार बार छोटी छोटी बातों पर मुझे ताना मारा करता है, और जब भी मैं कभी किसी काम के लिए कहा करती हूं तो उसकी अनसुनी कर दिया करता है। इस बात को सुनकर जो यहां पर इनके बेटा बहू होते हैं अरुण और नेहा, वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें पता चल गया था कि ये कलेक्टर साहब है यहाँ के और ये इनके स्टूडेंट रहे हैं और ये इन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। तो उसके बाद वे डरे सहमे से खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी जो कलेक्टर साहब होते हैं उन्हें इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एकदम से यहाँ पर जो मैडम का बेटा होता है उसे धमकाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता होगा कि माँ का साया क्या होता है, तुम्हें पता है कि ये कितनी अच्छी है, इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया था, जब हम बच्चों ने कभी ट्रेन का सफर भी नहीं किया था तो इन्होंने अपने पैसों से हमें फ्लाइट का सफर कराया था और हम लोगों की खुशी के लिए उन्होंने काफी दिनों से पैसे इकट्ठा किए थे। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर अरुण होता है उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है, लेकिन कलेक्टर साहब अब भी और उसे बहुत ज्यादा धमकाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम इन्हें बहुत समझा करते हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे माँ की कदर पता है, क्योंकि 2 साल पहले मेरी माँ की मौत हो चुकी है और अब बिना माँ के मुझे घर काटने को दौड़ा करता है। भले ही हमारी मैडम सही, लेकिन मैं माँ की तरह इनकी सेवा कर सकता हूं, और अगर तुम लोग नहीं चाहते इनको अपने पास रखना तो मैं इन्हें अपने साथ भी रख सकता हूं। इसके बाद यहां पर जो हरि सिंह होता है वह भी बोलने लगता है और कहता है कि मैडम अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो जब मैं आपसे मिलने के लिए आया था तो आप मुझे बता सकती थी, लेकिन यहां पर जो कविता मैडम होती है वो कहने लगती है कि बेटा मैं आपको बता तो देती, लेकिन यहां पर मेरे बच्चों की बदनामी हो जाती, लेकिन आज जब ये बेटा मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि जिसके साथ मैंने थोड़ा सा एहसान किया था उसने एहसान का बदला चुकाने के लिए वो आज तक भी याद रख रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन मेरा बेटा जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी उसने मेरी इतनी सी भी कदर नहीं की। तो इसी वजह से आंखों में आंसू आ गए, और जब संदीप ने बार बार इस बात के बारे में पूछा तो मैं उसे बता बैठी, वरना मैं आज भी कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि इससे मेरे बेटे की ही बदनामी होगी। अब यहां पर अरुण और उसकी पत्नी जब ये बात सुनते हैं कि मां इतना होने के बाद भी उनके लिए इतना मरा मिटा करती है, तो उसके बाद वे एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और दोनों पति पत्नी अपनी मां के पैर पकड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि कलेक्टर साहब आप चिंता मत करो, हमें अब एहसास हो गया है कि हमें अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक मेरी पोस्टिंग यहां पर है मैं आपकी मां को अपने पास रखना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे साथ रहेंगी तो मुझे भी मां का एहसास होगा और आप लोगों को इन्हें मेरे साथ छोड़ना होगा। लेकिन यहां पर जो बेटा होता है वो मना करने लगता है, तो कलेक्टर साहब कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो रोज रोज रहती है और तुम बाद में सेवा कर लेना, कुछ दिन इन्हें मेरे साथ छोड़ दो। तो उसके बाद बेटा तैयार तो हो जाता है, लेकिन जब कलेक्टर साहब मां को लेकर जाने लगता है तो उसी दौरान यहां पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि ठहरिए कलेक्टर साहब, आज इनका जन्मदिन है और अब मैं इनका जन्मदिन मनाना चाहता हूं, तो आप ऐसा करो अभी रहने दो, शाम को जब इनका बर्थडे बन जाए तो उसके बाद अपने पास ले जाना और 2 दिन तक ये आपके पास रहेंगी, उसके बाद मैं फिर से इन्हें अपने पास ले आऊंगा। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर कलेक्टर साहब होते हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर इनका बर्थडे है तो हम लोग मिलकर मनाते हैं। उसके बाद सभी लोग मिलकर तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद एक केक मंगाते हैं जिस पर 90 साल का बोर्ड लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो कविता मैडम है फिलहाल 90 साल की हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह से इनका बर्थडे मनाया जाता है और बर्थडे मनाने के बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं वह कविता मैडम को अपने साथ ले जाते हैं और वहीं पर 2 दिन तक अपने आवास पर रखते हैं। इधर जो हरि सिंह होता है वह भी बार बार मिलने के लिए कविता मैडम से आया करता है और अब जैसे 2 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद कविता मैडम को उसका बेटा ले जाता है, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से चेंज हो गया था और यहाँ पर जो कविता मैडम होती है उनकी अच्छी तरह से वैल्यू घर के अंदर होने लगती है। बहू भी हर बात के लिए उन्हें पूछा करती, बेटा भी सुबह शाम उनका हालचाल लिया करता और उनसे कहा करता कि माँ अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो। और इसके बाद जो उनके पोते पोती होते हैं वो लोग भी अपनी दादी की इज्जत करने लगते हैं और उसके साथ बैठकर काफी देर तक बातें किया करते और अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।